गुड मॉर्निंग बच्चों, स्वागत है आपका साकेत ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम लोग पर्यावरण शिक्षा के बारे में बात करेंगे। मैं अनंत प्रकाश शुक्ला, साकेत गर्ल्स पीजी कॉलेज दहिला में प्रतापगढ़। बीएड सेकेंड सेमेस्टर में पर्यावरण शिक्षा के बारे में आज हम लोग बात करने जा रहे हैं। बड़ा ही अहम चीज़ है ये। आज जब हम लोग अपना जीवन व्यतीत करने के लिए विभिन्न प्रकार की मुश्किलों का सामना कर रहे हैं, कारण उसका केवल ये है कि हमने पर्यावरण को अपने प्रदूषित कर दिया। और शायद यही कारण है कि बीएड में, बीए में, अन्य जो भी कोर्स हैं उसमें पर्यावरण शिक्षा को शामिल किया गया है। अगर मानव को अच्छा जीवन जीना है तो उसको पर्यावरण से सामंजस्य मिलाना ही पड़ेगा। अगर मनुष्य ने अब नहीं चेता तो संभवतः आने वाले समय में मनुष्य को विभिन्न प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। उसका जीवन निश्चित ही बहुत कठिन हो जाएगा। इसी के लिए हम लोग आज बात करने जा रहे हैं पर्यावरण शिक्षा के बारे में। वैसे तो ये सामान्य चीज़ है, सारे लोग जानते हैं पर्यावरण शिक्षा क्या होती है। परि अर्थात चारों तरफ, वर्ण, आवरण माने घेरे हुए, परि प्लस आवरण, जिसका तात्पर्य है परि माने चारों तरफ, आवरण माने घेरा। कहने का तात्पर्य यह है कि पर्यावरण वो है जो हमें चारों तरफ से घेरे हुए है। हर वो प्रत्येक चीज़ जो कि हमें दिखाई पड़ती है वो पर्यावरण के अंतर्गत ही आती है। जैसे स्कूल, विद्यालय, ये कुर्सी मेज आदि, विभिन्न प्रकार की चट्टानें, पहाड़, नदियाँ, वो प्रत्येक चीज़ जो हमें दिखाई पड़ती है वो पर्यावरण के अंतर्गत ही आती है। पर्यावरण मनुष्य को प्रत्येक प्रकार से प्रभावित करता है, केवल उसके जीन्स को छोड़ करके। उसके जो आनुवांशिक गुण होते हैं उनको छोड़ करके पर्यावरण मनुष्य को विभिन्न हर प्रकार से प्रभावित करता है। मनुष्य प्रकृति की गोद में पैदा होकर के प्रकृति की गोद में ही अपना जीवन यापन करता है। प्रकृति से ही सारी चीज़ें प्राप्त करता है। प्रकृति से ही सारी चीज़ों को प्राप्त करके वो अपने लिए समस्त भौतिक संसाधनों का इकट्ठा करता है और प्रकृति के साथ ही अपना जीवन व्यतीत करता है। किंतु मनुष्य ने प्रकृति के साथ जो उसका व्यवहारिक संबंध है, जो उसके संबंध हैं, जो प्रकृति के साथ संबंध होने चाहिए, उस संबंध को निभाता नहीं है। वो दोहन करता है, वो केवल लेना चाहता है, प्रकृति कुछ देना नहीं चाहता। सबसे बड़ी कमी मनुष्य की यही है कि वो मनुष्य प्रकृति से केवल लेने की बात करता है, कुछ देने की बात नहीं करता है। तो ऐसे में जो भी चीज़ें हमारे चारों तरफ दिखाई पड़ती हैं वो सारी पर्यावरण के अंतर्गत ही आती हैं। अगर इसके इंग्लिश शब्द देखें, इन्वायरमेंट, ये फ्रेंच भाषा के इन्वायर्न शब्द से बना हुआ है। ENVIR। इन्वायरनर शब्द बना हुआ है। इन्वायरनर ये फ्रेंच भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है नाइबरहुड अर्थात पड़ोसी। कहने का मतलब कि जो हमारे आसपास की चीज़ें हैं, जो हमें आसपास की चीज़ें दिखाई पड़ती हैं वो इन्वायरमेंट के अंतर्गत आती है। अगर इसकी परिभाषा को देखें तो एक शिक्षाविद हुए NH इनास्टी, इन्होंने बताया पर्यावरण में प्रत्येक वस्तु है जो जीन्स के अतिरिक्त प्रत्येक व्यक्ति को प्रभावित करती है। कहने का तात्पर्य है कि जीन्स को छोड़ करके पर्यावरण प्रत्येक चीज़ को प्रभावित करती है। केवल वो उसके आनुवंशिकता के गुण होते हैं जिनको वो प्रभावित नहीं करती है। बाकी सारी चीज़ों को पर्यावरण मनुष्य के प्रभावित करती रहती है। CC पार्क एक शिक्षाविद हुए, उन्होंने बताया मनुष्य एक विशेष स्थान पर विशेष समय पर जिन संपूर्ण परिस्थितियों से घिरा हुआ है
उसे पर्यावरण कहते हैं। कहने का तात्पर्य है कि मनुष्य जब अपना जीवन व्यतीत करता है किसी न किसी विशेष समाज में रहता है, किसी न किसी विशेष संस्कृति में रहता है, किसी न किसी विशेष परिवेश में रहता है, उस परिवेश को पर्यावरण कहा जा सकता है। कहने का तात्पर्य है कि पर्यावरण में बाहरी सारी शक्तियाँ शामिल हैं जो मनुष्य के जीवन, स्वभाव, व्यवस्था आदि को निरंतर प्रभावित करती रहती हैं। और साथ ही साथ पर्यावरण जीवन को छोड़ करके, जीन्स को छोड़ करके, जो अनुवांशिकता के गुण होते हैं उनको छोड़ करके पर्यावरण मनुष्य को हर प्रकार से निरंतर प्रभावित करती है। जिन परिस्थितियों में मानव जीवन जीता है उन सारी परिस्थितियों को पर्यावरण हम कह सकते हैं। अब हम लोग आगे बात करते हैं पर्यावरण के आयाम। ऐसे एक्सेप्ट ऑफ इन्वायरमेंट, जैसा कि बच्चों मैंने पहले बताया कि हमारे चारों ओर जो भी चीज़ें दिखाई पड़ती हैं सारी चीज़ें पर्यावरण के अंतर्गत ही आती हैं। जिसमें हम लोग जीवन व्यतीत करते हैं वो हमें चारों तरफ दिखाई देने वाली चीज़ें पर्यावरण ही कहलाती हैं। अगर हम लोग पर्यावरण के आयाम को देखें तो पहला आयाम है भूमंडल। भूमंडल का अर्थ है हमारा ये जो भूमि दिखाई पड़ती है उसका जो एक मंडल बना हुआ है वो होता है भूमंडल, जिसमें अगर आप देखें तो धरातल की रचना, प्रकृति, मृदा की किस्में, चट्टानों का जो प्रकार होता है और भू आकृतियाँ, भूमिगत जल, प्राकृतिक उत्पादन आदि का जो निर्माण होता है वो सारी चीज़ें भूमंडल के अंतर्गत आती हैं। हम जहाँ पर जीवन अपना व्यतीत कर रहे हैं, जिस पृथ्वी पर अपना जीवन व्यतीत करते हैं वो सारी चीज़ें हमें भूमंडल पर मिलती हैं। प्रकृति ने हमें हर वो चीज़ दिया है इस भूमंडल पर कि हम आसानी से अपने जीवन को व्यतीत कर सकते हैं बगैर प्रकृति का दोहन किए हुए। अगर हम चाहें तो अपने भौतिकतावादी जीवन को आसानी से जी सकते हैं। तो ये हो गया भूमंडल। जो भूमंडल होते हैं इनका सारा अगर आप देखें तो इन सब का प्रभाव हमारे जीवन पर निरंतर पड़ता रहता है। हमें विभिन्न प्रकार की जानकारी होती है। विभिन्न प्रकार की जानकारियों में जैसे समुद्र से भूमंडल की ऊंचाई कितनी है, कौन सी मिट्टी अच्छी है, कौन सी चट्टानें हमारे उपयोग में ज़्यादा अच्छी हैं, क्या चीज़ें हैं जो मानव जीवन के लिए विशेष उपयोगी हैं, इन सारी चीज़ों की जानकारी हमें भूमंडल पर पर्यावरण के माध्यम से हो जाती है और हम उसका उपयोग आसानी से कर सकते हैं। दूसरा है वायुमंडल। वायुमंडल अर्थात हमारे चारों तरफ जो ये गैसों का एक समूह होता है वो वायुमंडल कहलाता है। अगर पृथ्वी पर वायुमंडल ना होता, ऑक्सीजन ना होती, कार्बन डाइऑक्साइड ना होती और जो विभिन्न प्रकार की और गैसें हैं अगर आप देखें तो जैसे नाइट्रोजन है, आर्गन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है, नियान है, ओजोन है आदि ये सारी जो गैसें हैं, अगर इन सारी गैसों का आवरण पृथ्वी पर ना होता तो संभवतः मानव का जीवन संभव नहीं था। ये सारी गैसें हम मानवों के लिए, जीवों के लिए, जंतुओं के लिए, पौधों के लिए नितांत ही आवश्यक हैं, जो कि एक आवरण बना करके इस पूरे पृथ्वी पर हैं और हमें जीवन जीने के लिए विभिन्न प्रकार की गैसों से मिल करके जो हमारा वायुमंडल बना हुआ है उससे बड़ी
आसानी से हम अपना जीवन जी सकते हैं। विभिन्न प्रकार की जो ये गैसें हैं उनके आधार पर ही हम अपना जीवन यापन कर रहे हैं। बाकी तो बहुत सारे ग्रह हैं, मनुष्यों ने बहुत सारे ग्रहों की खोज की है, लेकिन वहाँ पर वायुमंडल न होने के कारण वहाँ पर अभी जीवन संभव नहीं है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये सब वायुमंडल के अंतर्गत आती हैं। जो विभिन्न प्रकार की गैसें हैं, विभिन्न प्रकार की जो चीज़ें हैं, वो विभिन्न प्रकार की जो गैसें हैं वो सब इस वायुमंडल के अंतर्गत आती हैं। तीसरा है जैवमंडल। जैवमंडल जैवमंडल में अगर आप देखें तो जो प्राणी जगत है, वो जो वनस्पति जगत है, वो विशेष प्रकार से इस पर्यावरण के प्रमुख तत्वों के रूप में आता है। जो जैवमंडल है वो पृथ्वी की एक अनूठी उत्पत्ति मानी जाती है, जहाँ पर विभिन्न प्रकार के पादप, विभिन्न प्रकार के जीव जंतु, विभिन्न प्रकार के जानवर आदि निवास करते हैं और इस जैवमंडल के रूप में कहलाते हैं। मनुष्य का पूरा जो ताना बाना है इसी जैवमंडल के ऊपर आधारित है। मनुष्य का जीवन जो जैवमंडल है उस पर आधारित है। कहने का तात्पर्य है कि प्रकृति ने हमें हर वो चीज़ दी है जिसके आधार पर हम अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं। कई बार मनुष्यों ने ये देखा, सोचा कि हम प्रकृति को अपना दास बना लें, परंतु ऐसा संभव नहीं हो सकता, क्योंकि हम प्रकृति के दास हैं। प्रकृति ने हमें सब कुछ दिया है, हमने प्रकृति को अभी तक कुछ देने का प्रयास नहीं किया है। अगला है संस्कृति। संस्कृति से तात्पर्य हमारी जो विभिन्न प्रकार के समाज में, विभिन्न प्रकार के प्रदेश में, विभिन्न प्रकार के स्थानों पर जो विभिन्न प्रकार की परिस्थितियाँ होती हैं वो संस्कृति कहलाती है। हम अपना जीवन जीते हैं, हमारे आसपास के विभिन्न प्रकार के लोग जो अपना जीवन व्यतीत करते हैं उसमें विभिन्न प्रकार की संस्कृतियों को देखने को हमें मिलता है। हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में जाते हैं, तो हमें संस्कृतियों में एक अंतर दिखाई पड़ता है। वो जो अंतर दिखाई पड़ता है वो पर्यावरण के आयाम के रूप में देखा जाता है। मनुष्य प्रकृति ने जो भी दिया है उसके अनुसार अपना जीवन व्यतीत करने का प्रयास करता है, उसी प्रकृति के अनुसार वो अपना जीवन व्यतीत करता है। ये जो हमारे शहरों की उत्पत्ति हुई है शुरुआती दौर में, जब हमारे पास इतने संसाधन नहीं थे कि हम लोग नल या कुएं बना पाते, तो जो मानवों ने अपनी बस्तियां बनाई वो नदियों के किनारे इसीलिए बनी क्योंकि वो जो प्रकृति ने प्राकृतिक संसाधन दिए उन्हीं संसाधनों के साथ अपने आप को समायोजित करके मनुष्य ने अपना जीवन शुरू किया। तो ये इसके 4 आयाम हो गए। ऐसे प्राप्त एनवायरनमेंट। अब आगे हम लोग बात करने जा रहे हैं पर्यावरण के प्रकार। पर्यावरण के 2 प्रकार होते हैं। पहला है प्राकृतिक पर्यावरण, दूसरा है मानवकृत पर्यावरण। प्राकृतिक पर्यावरण जिसे हम लोग प्राथमिक पर्यावरण भी कह सकते हैं। प्राथमिक पर्यावरण का तात्पर्य होता है जो प्रकृति ने हमें दिया है उस प्रकृति को हम प्राकृतिक पर्यावरण कहते हैं। ये जो प्राकृतिक पर्यावरण है न तो मानव के द्वारा सृजित की जा सकती है और न ही मानव के द्वारा नियंत्रित की जा सकती है। ये अपने आप में स्वनियंत्रित होती है। मानवों का इस पर कोई बहुत जोर नहीं चलता है। प्राथमिक पर्यावरण से माना जाता है।
प्राथमिक पर्यावरण, जो कि मानवों के चारों तरफ फैली हुई है और मूल रूप से मानव इसका उपयोग करके निरंतर अपने जीवन को अच्छा से अच्छा बनाने का प्रयास करता रहता है। दूसरा है मानवकृत पर्यावरण। मानवकृत पर्यावरण से तात्पर्य है कि जो संसाधन, जो चीज़ें हमें प्रकृति के द्वारा मिली, उन प्रकृति को हमने काट छांट करके उन प्राकृतिक संसाधनों को नुकसान करके, दोहन करके उसको हमने अपने अनुरूप बनाने का प्रयास किया। जैसे वनों को काट करके हमने घर बनाए, उसकी लकड़ियाँ जलाई, विभिन्न प्रकार के उद्योग धंधे पैदा किए और विभिन्न प्रकार की जो हमारे पास चट्टानें थी, पहाड़ थे, पठार थे, उनको काट करके हमने सड़कें बना ली, रेलवे लाइनें बिछा ली। जो हमारे पास एक सुंदर सा आवरण चारों ओर गैसों का घेरा हुआ था, उसको भी हमने दूषित करने का कार्य किया। विभिन्न प्रकार के कल कारखाने लगा करके विभिन्न प्रकार के गैसों का उत्सर्जन करके गाड़ियों को गाड़ियों के धुओं के कारण, औद्योगिक क्रांति के कारण विभिन्न प्रकार की जो प्रकृति के द्वारा मानवों को मिली हुई प्राकृतिक संसाधन थे, उसको हमने अपने अनुसार, अपनी भौतिकता के अनुसार काट करके अलग करने का, काट करके अपने लिए उपयोग करने का कार्य किया। ये होता है मानवकृत पर्यावरण। ये जो मानवों ने अपने भौतिकतावादी सोच में विभिन्न प्रकार से पर्यावरण का दोहन करके आज भौतिकतावादी जीवन जीने की बात करता है, भौतिकतावादी जीवन जी रहा है, वो कहीं न कहीं मनुष्य के लिए बड़ा नुकसानदायक भी है। आज हम देखते हैं कि हम अपना जीवन अच्छा खा करके अच्छे ढंग से भौतिकतावादी सुखों में जीने का प्रयास करते हैं, लेकिन जिस प्रकार से हमने प्रकृति का दोहन किया, प्रकृति ने कहीं न कहीं हमें उसका असर दिखाना शुरू कर दिया है। जो पर्यावरण विभिन्न प्रकार के हमारे इस प्रकृति में फैले हैं, उन पर्यावरण प्रदूषण के कारण विभिन्न प्रकार के रोग हो रहे हैं, मानव का जीवन कम होता जा रहा है, बीमारियां निरंतर बढ़ रही हैं, पेड़ों के अभाव के कारण वर्षा समय से नहीं हो रही है और साथ ही साथ जो हम लोगों ने विभिन्न प्रकार के गैसों का उत्सर्जन किया, जो कि विभिन्न प्रकार के ऐसे गैसें रही जिन्होंने मानव जीवन के जो सुरक्षा कवच इस प्रकृति ने दिया था, जैसे ओजोन परत, उसमें छेद करने का कार्य किया, जिसके कारण से आज मानव विभिन्न प्रकार के रोगों से, विभिन्न प्रकार के ऐसे रोगों से ग्रसित हो जा रहा है जो कि लाइलाज रोग है। ओजोन परत जो कि मानव की सुरक्षा के लिए पूरे एक वायुमंडल में एक सुरक्षा कवच के रूप में मानव के लिए उपस्थित था, उसमें छेद हो गया है, जिसके कारण से विभिन्न प्रकार की समस्याएं आज हमारे सामने उपस्थित हो रही हैं। हम लोग इसी पर्यावरण के अधीन जीवन जीते हुए उसको निरंतर नुकसान पहुंचाने का कार्य करते हैं। जो हमने विभिन्न प्रकार के, जो हमने पेड़ों को काटे, वनों को ख़त्म किया, सड़कें बनाई, नालियां बनाई, पठारों को काटा, सड़कें बनाई, इन सारे चीज़ों से जो नुकसान हुआ, अगर आप देखें तो पेड़ों के कटने से आज समय से बरसात नहीं होती है, मौसम में बदलाव होता जा रहा है, विसंगतियाँ आ जाती हैं, गर्मी बढ़ रही है, ये हमारी जो पहाड़ों की बर्फ़ है पिघल रही है, जिससे पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है। तो ऐसे में आवश्यकता है कि हम अपने पर्यावरण को संरक्षित करें। हम अपने पर्यावरण को, जिस पर्यावरण में हम लोग जीवन जी रहे हैं, उसमें समायोजित होकर के पर्यावरण को बगैर नुकसान पहुंचाए हुए हम अपने जीवन को जीने का प्रयास करें। और शायद यही कारण है कि आज विभिन्न प्रकार के जो कोर्स चल रहे हैं, उसमें मुख्य रूप से इसे शामिल किया गया है, पर्यावरण शिक्षा को शामिल किया गया है कि अगर हमारे बच्चे, खास करके जब हम बीएड की बात करें, बीएड के बच्चे जो भविष्य में आने वाले अध्यापक बनेंगे, अगर उनको प्रकृति के बारे में सारी जानकारी दे दी जाए, प्रकृति की सुरक्षा की जानकारी दी जाए,
तो संभवतः जब वो अध्यापक बनेंगे तो वो अपने बच्चों को अच्छे ढंग से प्रेरित करके प्रकृति के लिए ऐसा तैयार करेंगे कि बच्चे आने वाली हमारी पीढ़ी न तो प्रकृति को नुकसान करेगी और न ही किसी को नुकसान करने देगी। बस हम लोग इसी के साथ अपनी बात को समाप्त करते हैं।